देखो, तुमने सोर्स सिंक से कार्य तक का पढ़ लिया था, है ना? अब आगे की बात करते हैं, ठीक है? सोर्स सिंक वैसे तुम्हें उसका बेसिक पता है क्या होता है, एक बार पढ़ रखा है तुमने सबने? तो सोर्स क्या होता है? जिससे से जो फ्लूइड मोशन है वो सिमेट्रिकली रेडियल फ्लो होता है ना? जिससे जो फ्लूइड मोशन है वो सिमेट्रिकली और रेडियली होता है, ठीक है? हर एक ईच डायरेक्शन में, ठीक है? उसे हम सिंपल सोर्स कहते हैं। और सिंक क्या होता है? जिसमें इनवर्ड सोर्स, रेडियली इनवर्ड्स। तो ये हो गया सोर्स एंड सिंक। सोर्स एंड सिंक। तो सोर्स से किस डायरेक्शन में होता है? सिमेट्रिकली रेडियल फ्लो इन ऑल डायरेक्शन। सिमेट्रिकली रेडियल फ्लो इन ऑल डायरेक्शंस। सिंक में क्या होता है? Fluid is directed radially inwards to a point. Fluid is directed radially inwards to a point from all directions. इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारे सबके घरों में है, जिसे हम सिंक कहते हैं। लेकिन उसमें जो टैब लगी हुई है वो सोर्स है ना? ये ऐसा क्यों होता है? ये जो फ्लो होता है ये किसके कारण होता है? एक्सटर्नल फोर्सेस के। कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस लगे होते हैं, उनके कारण ये होता है। ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्सेस। अब आते हैं हम स्ट्रेंथ पर। स्ट्रेंथ ऑफ सिंक या स्ट्रेंथ ऑफ सोर्स। देखो, सोर्स की क्या स्ट्रेंथ होगी? द अमाउंट ऑफ द फ्लूइड कमिंग आउट इन ए यूनिट टाइम, ठीक है? द अमाउंट ऑफ फ्लूइड कमिंग आउट इन ए यूनिट टाइम, ठीक है? सिंक क्या होगी? सिंक के लिए होगा द अमाउंट ऑफ द फ्लूइड गोइंग इनटू इन ए यूनिट टाइम, ठीक है? देखो, जो इसमें कुछ मेन रिजल्ट्स हैं। क्या-क्या है वो रिजल्ट? मैं बता देती हूँ। सबसे पहले है स्ट्रीमलाइंस के लिए। The streamlines do not intersect each other. The streamline do not intersect each other due to uniqueness of velocity. Due to uniqueness of velocity. सेकेंड रिजल्ट है कि अगर ये जो स्ट्रीम लाइन से ये इंटरसेक्ट करती हैं किसी पॉइंट पर, तो वहाँ जो वेलोसिटी वेक्टर होगा वो यूनिक नहीं होगा, और उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं फिर? सिंगुलरिटी। तो सिंगुलरिटी पॉइंट्स क्या हो गया? जहाँ स्ट्रीम लाइन्स इंटरसेक्ट करती हैं।
where the point where streamlines intersect। ठीक है। और इस सिंगुलरिटी के सबसे अच्छा एग्जांपल कौन है? सोर्स एंड सिंक। वहां क्या होता है, बहुत सारी डायरेक्शन में एक ही पॉइंट से फ्लो हो रहा है। ठीक है। तो इस इन पर बहुत सारी स्ट्रीमलाइंस, इन्फिनेटली मैनी स्ट्रीमलाइंस एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, एक ही पॉइंट पर मिल रही हैं। सोर्स में वो उस पॉइंट से निकल रही है और सिंक में वो उस पॉइंट पर मिल रही है। ठीक है। अब आते हैं कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल। कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल आपने पढ़ लिया सबने। कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल ड्यू टू सोर्स, ये क्या होता है? Z इक्वल टू W इक्वल टू फाइव प्लस आई साई। तो सोर्स के लिए क्या होता है? W इक्वल टू होता है माइनस एम log Z एट ओरिजिन, जब आपका सोर्स कहाँ हो? ओरिजिन पर। ठीक है। और अगर किसी पॉइंट Z डैश पे रखा हो, सोर्स किसी पॉइंट Z डैश पे हो, तो W क्या हो जाएगा? माइनस एम log Z माइनस Z डैश। और अगर आप बहुत सारे सोर्स हों, Z1 Z2 Z3 Zn पॉइंट्स पर एक सोर्स है जिसकी स्ट्रेंथ m1 है, वो Z1 पॉइंट पर है, m2 स्ट्रेंथ का सोर्स Z2 पॉइंट पर है, m3 स्ट्रेंथ का सोर्स Z3 पॉइंट पर एंड सो ऑन, इस तरह से है। तो कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल क्या हो जाएगा? इन सबके कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल का सम, जो टोटल कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल होगा इस फ्लो का, फिर तो ये हो जाएगा माइनस m1 log Z माइनस Z1 माइनस m2 log Z माइनस Z2 एंड सो ऑन। ठीक है। इस तरह से हो जाएगा। अगर हम उसमें देखें पोलर फॉर्म में, तो पोलर फॉर्म में ये हो जाएगा फाइव का हो जाएगा यहाँ माइनस एम log r। आप यहाँ से भी कर सकते हैं, माइनस एम log z है। ठीक है। जेड की जगह रख दोगे आर e की पावर आई थीटा, log में वो अलग अलग हो जाता है, तो फिर इमेजनरी और रियल पार्ट कंपेयर कर लेना। तो फाइव का हो जाएगा माइनस एम log r और साई आएगा यहाँ से माइनस एम थीटा। ठीक है। इनकी स्ट्रीम लाइन्स क्या होती हैं? स्ट्रीम लाइन्स किससे दी जाती हैं? साई इक्वल टू कॉन्स्टेंट से। स्ट्रीम लाइन हम कैसे निकालते हैं? साई इक्वल टू कॉन्स्टेंट से। ठीक है। तो साई है माइनस एम थीटा, यानी कि एम थीटा इक्वल टू सी। तो ये जो इक्वेशन आएगी यहाँ से, ये क्या देती है? स्ट्रीम लाइन। एम तो तुम्हारा फिक्स है क्योंकि वो तो उसका स्ट्रेंथ है, तो यहाँ से क्या आ गया? थीटा इक्वल टू सी, यानी कि जो स्ट्रीम लाइन्स हैं वो इस लाइन के अकॉर्डिंग, इस इक्वेशन के अलोंग चल रही है, थीटा इक्वल टू सी। तो स्ट्रीम लाइन्स क्या है? रेडियली फ्रॉम ओरिजिन। क्योंकि थीटा क्या होगा? रेडियली तो हो गया, ये थीटा तो एंगल है, ये ओरिजिन है, ये ऐसे 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 तो होगा ये। तो ये क्या हो गई? रेडियली हो गई तुम्हारी सारी स्ट्रीम लाइन्स। ठीक है। अब आते हैं कर्व्स ऑफ इक्विपोटेंशियल। इक्विपोटेंशियल जो कर्व है वो कैसे निकलते हैं? फाई इक्वल टू सी रखने से। ठीक है। फाई इक्वल टू सी रखने से हर क्वेश्चन में, अगर आपको किसी में भी फाई और साई पता है, स्ट्रीम लाइन निकालनी है, तो साई इक्वल टू सी रख के वैल्यू रख के साई की जो भी इक्वेशन आई वो स्ट्रीम लाइन की इक्वेशन हो गई। और अगर इक्विपोटेंशियल इक्वी वेलोसिटी पोटेंशियल कर्व निकालने हैं, साई इक्वल टू सी तो देता है लाइन्स ऑफ स्ट्रीम लाइन्स, क्या देता है? स्ट्रीम लाइन्स। और फाई इक्वल टू सी देता है कर्व्स ऑफ वेलोसिटी पोटेंशियल। ठीक है। तो यहाँ साई इक्वल टू सी होने का मतलब है क्या? साई क्या था यहाँ? माइनस एम log r, तो log r इक्वल टू सी, दैट मीन्स r इक्वल टू सी। तो ये कैसे होगा? r इक्वल टू सी तो क्या है? ये एक ऐसे सर्कल है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। क्या होगा ये? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विद सेंटर एट सोर्स। जहाँ मतलब सोर्स है वहीं इनका भी सेंटर है। शायद कोई जुड़ना चाह रहा है, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। अब आगे देखते हैं। ठीक है। अब आ गए हम
अगर हमारे पास एक से ज़्यादा सोर्सेज हैं, ठीक है, एक से ज़्यादा सोर्सेज हैं, तो क्योंकि उनका जो कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल होगा ये ऐसे सम में हो जाएगा, तो जो उनकी स्ट्रीम लाइन्स होंगी फाई वो भी कैसे आ जाएंगी, साई कैसे आ जाएंगी, इक्वल टू -m1 थीटा वन -m2 थीटा टू -m3 थीटा थ्री माइनस एम सो ऑन, ठीक है। और इनकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये इक्वेशन होगी, अगर ये Z1 Z2 Z3 इस तरह से सेंटर पे हैं, मोड Z माइनस Z1 इक्वल टू R1, मोड Z माइनस Z2 इक्वल टू R2, ठीक है, इस तरह से ये क्या हो जाएंगे उन कर्व्स की इक्वेशन, ठीक है ना, क्योंकि ये सेंटर क्या है Z1 पे, और ये जो आ रहा है ये रेडियस हो गई इनकी। अब इसी तरह से हम निकालते हैं कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल ड्यू टू सिंक, वो सेम होता है, बस उसमें पॉजिटिव आता है। सो सिंक के लिए W कितना होता है माइनस, देखो सोर्स के लिए -m log Z होता है, तो सिंक के लिए कितना होता है m log Z, ठीक है। अब बाकी सब चीज़ें ऐसे ही होंगी, सिंक के लिए भी ऐसे ही निकाल लोगे आप लोग। अगर आपको स्ट्रीम लाइन्स निकालनी है तो पहले फाई और साई यहाँ से निकाल लोगे, और फाई इक्वल टू को सी रखोगे तो इक्विपोटेंशियल कर्व्स निकल जाएंगे, और साई इक्वल टू सी रखोगे तो स्ट्रीम लाइन्स निकल जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं एक नया दूसरा रिजल्ट है, फ्लो अक्रॉस द सर्कल ऑफ रेडियस आर, कितना फ्लो होता है इसमें, ये 2πm इक्वल टू, ये इसकी इक्वेशन होती है 2πr QR, ठीक है। तो यहाँ से QR, अब आपको रिलेशन भी पता है, QR कितना होता है -1/r डेल साई ओवर डेल थीटा, तो यहाँ से साई निकाल सकते हो, और QR इक्वल टू होता है माइनस डेल फाई ओवर डेल आर। देखो साई और फाई आपस में कोची-रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई करते हैं, है ना, तो यहाँ से हमारा QR निकल जाएगा, ये इस इक्वेशन से QR निकालते ही हम फाई और साई निकाल लेंगे, ठीक है। अब आते हैं हम डबलेट पर। डबलेट क्या होता है 2D में, ठीक है, ए कॉम्बिनेशन ऑफ ए सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ m एंड ए सिंक ऑफ स्ट्रेंथ -m। एक सोर्स होता है इसमें जो स्ट्रेंथ m का होता है, और एक सिंक होता है जो स्ट्रेंथ -m का होता है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। कैसे कि इन ये इस तरह से प्लेस्ड हैं कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो डेल्टा एस है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है डेल्टा एस, वो छोटी डिस्टेंस है ये, ठीक है। हम m को इस तरह से लेते हैं कि m तो इतना लार्ज ले लेते हैं, और डेल्टा एस को इतना छोटा ले लेते हैं कि जो इनकी प्रोडक्ट है m डेल्टा एस वो क्या रहे, हमेशा फाइनाइट रहे, m डेल्टा एस फाइनाइट रहे। अगर हम इनको बहुत लार्ज ले रहे हैं तो डेल्टा एस को उतना ही छोटा ले लेते हैं, ठीक है। और जो ये प्रोडक्ट होती है इसे हम बोलते हैं म्यू, यानी कि म्यू इक्वल टू m डेल्टा एस, और ये क्या होती है स्ट्रेंथ ऑफ डबलेट, क्या होती है ये स्ट्रेंथ ऑफ डबलेट, ठीक है। डबलेट की एक्सिस क्या होगी, एक्सिस ऑफ डबलेट इज -m टू m, ये उसकी एक्सिस होती है। कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल ड्यू टू डबलेट, इसका कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल W होता है म्यू अपॉन जेड, यानी कि म्यू अपॉन r e की पावर i थीटा, दोबारा लिखती हूँ म्यू अपॉन r e की पावर i थीटा, ठीक है। तो फिर से इसके तो आप वो करोगे, रियल और इमेजनरी पार्ट कंपेयर करोगे, इसे ऊपर ले जाना म्यू अपॉन r e की पावर -i थीटा, ठीक है। इस तरह से आप इसके रियल और इमेजनरी पार्ट कंपेयर करोगे तो फाई तो आएगा यहाँ से म्यू कोस थीटा अपॉन r, और साई कितना आएगा, साई आ जाएगा म्यू अपॉन r साइन थीटा, सही है बिल्कुल, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। फिर इक्विपोटेंशियल कर्व निकालने हैं, अगर इक्विपोटेंशियल कर्व्स वो क्या हो जाएंगे, फाई इक्वल टू सी, दैट मीन्स म्यू अपॉन r कोस थीटा इक्वल टू सी। यहाँ से जो इक्वेशन आएगी वो आएगी r cos थीटा इक्वल टू सी
आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमने क्या किया, देखो यहाँ से आ गया म्यू cos थीटा इक्वल टू सी आर। ठीक है, इसमें भी एडजस्ट कर ले, ये आ गया आर, इसमें हमने दोनों साइड आर से मल्टीप्लाई कर ली, आर cos थीटा इक्वल टू सी आर स्क्वायर होगा, अब मल्टीप्लाई क्योंकि फिर ये एक्स बन जाएगा, आर cos थीटा क्या बन जाएगा एक्स, और आर स्क्वायर क्या हो जाएगा सी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया एक्स इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये सर्कल की इक्वेशन आ गई है ना, किसकी इक्वेशन आ गई, सर्कल की इक्वेशन आ गई। तो कौन से सर्कल की इक्वेशन है, सर्कल्स टचिंग द वाई एक्सिस, सर्कल्स टचिंग द वाई एक्सिस एट ओरिजिन, एट द ओरिजिन। ठीक है, ऐसे ही अगर हम स्ट्रीम लाइन्स निकालना चाहें तो स्ट्रीम लाइन्स कैसे निकालेंगे, साई इक्वल टू सी से इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू सी वन, सी वन मान लेंगे। ठीक है, ये भी सर्कल्स की इक्वेशन है, और ये वाले सर्कल्स कहाँ किसे टच करेंगे, एक्स एक्सिस को एट ओरिजिन। तो ये जो स्ट्रीम लाइन है हमारी, ये सर्कल्स हैं टचिंग द एक्स एक्सिस एट ओरिजिन। तो अगर आपने एमएससी में ये सोर्सिंग बहुत अच्छे से पढ़ा है तो इनको आपने इनका ड्रॉ भी किया होगा, सर्कल्स इसको, सॉरी स्ट्रीम लाइंस को, इक्विपोटेंशियल कर्व्स को, लेकिन यहाँ इनकी ड्रॉ करने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए हम ऐसा कुछ भी नहीं बता रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर डबलेट एल्फा एंगल बनाते हुए रखा है, एक्स एक्सिस से एल्फा एंगल बनाते हुए है, तो इफ द डबलेट मेक्स एन एंगल एल्फा फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो क्या होगा, तब जो कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल होगा W वो होगा म्यू ई की पावर आई अल्फा अपॉन जेड। और अगर बहुत सारे डबलेट हैं आपके पास, बहुत मैनी डबलेट्स हैं जो अल्फा वन एंगल बनाते हुए Z1 पॉइंट पर रखे हैं, अल्फा टू एंगल बनाते हुए Z2 पॉइंट पर रखे हैं, एंड सो ऑन, अल्फा एंगल बनाते हुए Zn पॉइंट्स पर रखे हैं, तो W हो जाएगा म्यू वन, पहले डबलेट की स्ट्रेंथ म्यू वन ई की पावर आई अल्फा वन अपॉन जेड माइनस जेड वन प्लस म्यू टू ई की पावर अल्फा टू अपॉन जेड माइनस जेड टू एंड सो ऑन। ठीक है, अब अगर आपसे किसी स्मॉल कर्व को सराउंडिंग करते हुए फ्लो निकालना है, एक रिजल्ट है, ये लिख लेना, फ्लो एनी स्मॉल कर्व सराउंडिंग इज 2 पाई एम, सोर्स में होता है ये। ठीक है, अगर हम सोर्स के लिए निकाल रहे हैं, सोर्स की स्ट्रेंथ एम होती है, तो उसके किसी पॉइंट के सराउंडिंग अगर फ्लो निकालना चाहें तो वो कितना होगा, 2 पाई एम। ठीक है, इसमें आप एक एग्जाम्पल स्ट्रेन लाइन इन सब का निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं तुम्हें बता देती हूँ। ये है कि एक कॉम्बिनेशन इस तरह से है कि जो सोर्स है वो एम स्ट्रेंथ का है और 0 0 पर रखा है। एक सिंक, दो सिंक है हमारे पास, एक सिंक तो स्ट्रेंथ एम का 10 पॉइंट पर रखा है और दूसरा सिंक -10 पॉइंट पर रखा है। ठीक है, इसका कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल बताना है आपको, W बताना है। ठीक है, तो देखो पहले सोर्स के लिए निकाल लो, इस सोर्स के लिए निकाल लो, ये क्या आ जाएगा, ये कहाँ रख, इसकी स्ट्रेंथ कितनी है m, तो इसका हो जाएगा -m log z माइनस वन, जेड माइनस जेड होता है ना, तो z माइनस वन। ठीक है, सॉरी ये तो 0 पे है, ओरिजिन है, तो z -0 यानी कि z। अब इनका निकाल लो, इस वाले सिंक का कितना जाएगा, m log z माइनस वन, और इसका कितना हो जाएगा, m log z प्लस वन। तो इस कॉम्बिनेशन का कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल हो गया इन तीनों का सम, यानी कि m log z माइनस वन प्लस m log
जेड प्लस वन माइनस एम log जेड, ये कितना जाएगा एम log जेड माइनस वन जेड प्लस वन अपॉन जेड, ये आ गया। ठीक है, यहाँ से आप हाई साई सब निकाल सकते हैं। अगर आप इसको देखना चाहें तो कैसे होगा, देखो ये यहाँ सोर्स होगा 0 0 पर, एक सिंक यहाँ हो गया 1 0 पर और एक सिंक यहाँ हो गया -1 0 पर। अब सोर्स से तो स्ट्रीम लाइन्स ड्रॉ बाहर की तरफ को जाएंगे और सिंक में इनवर्स, तो इस तरह से निकलेंगे। ठीक है, इसकी जो स्ट्रीम लाइन्स होंगी हर एक रेडियली डायरेक्शंस में होंगी, तो इस तरह से होंगी। ठीक है, ये तुम निकाल भी सकते हो, इस तरह के ये सर्कल ही आएंगे, इनका एरो इधर होगा। ठीक है, ऐसे अगर आपको कोई कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल दे दिया जाए और उससे ये पूछा जाए कि इसमें इस कॉम्बिनेशन में कितने सोर्स के कितने सिंक और कहाँ रखे हुए हैं, तो आप बता सकते हो। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, यह W इक्वल टू log जेड माइनस ए स्क्वायर अपॉन जेड। ठीक है, सोल्व कर लेते हैं, log जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन जेड हो गया, ये क्या हो जाएगा log जेड प्लस ए जेड माइनस ए अपॉन जेड। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, log जेड प्लस ए प्लस log जेड माइनस ए माइनस log जेड। ये क्या होगा, इसकी यहाँ तो वन है log के साइड, तो स्ट्रेंथ कितनी हो गई 1, तो ये 1 स्ट्रेंथ का सिंक हो गया, क्योंकि ये पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव वाला किसका होगा, सिंक का। ठीक है, तो एक सिंक तो किस पॉइंट पर रखा है, और इसका ये क्या है, जेड माइनस जेड वन होता है, ये प्लस है, तो यानी कि माइनस ए पॉइंट पर रखा है, माइनस ए जीरो पॉइंट पर। ये कहाँ रखा है, ए जीरो पॉइंट पर, ये माइनस ए जीरो पे और ये 0 0 पे। तो एक सोर्स है जिसकी स्ट्रेंथ 1 है और वो 0 0 पर रखा है। दो सिंक हैं जिनकी स्ट्रेंथ तो 1 ही है, एक रखा है ए जीरो पॉइंट पर और एक रखा है माइनस ए जीरो पॉइंट पर। ठीक है, इस तरह से आप बता सकते हैं। देखो वैसे तो तुम्हारे सिलेबस में इमेजेस है नहीं बिल्कुल भी, फिर भी मैं एक दो रिजल्ट इमेजेस के बता देती हूँ। मैंने दिया नहीं इमेजेस के सिलेबस में। क्या, अगर आपको इमेज ऑफ सोर्स विद रेस्पेक्ट टू ए लाइन ये निकालनी है, इमेज ऑफ सोर्स विद रेस्पेक्ट टू लाइन, ये क्या होगा, ये सोर्स ही होगा, इज एन इक्वल सोर्स, इक्विडिस्टेंस equidistant from the line opposite to the सोर्स। मतलब ये अगर कोई लाइन है, एक सोर्स इसके इधर रखा है, तो इसकी इमेज क्या होगी, इतनी ही जितनी डिस्टेंस यहाँ है इतनी डिस्टेंस पे दूसरा सोर्स सेम सोर्स होगा। ठीक है, जितनी इसकी स्ट्रेंथ है उतनी उसकी स्ट्रेंथ होगी, उतने कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल होगा, वो सब। ठीक है, प्लेन में भी ऐसे ही होगा, प्लेन में भी उसके अपोजिट में सेम इक्विडिस्टेंस पर सेम सोर्स मिल जाएगा। अगर आप कन्फॉर्मल मैपिंग में देखोगे तो कन्फॉर्मल मैपिंग में भी सोर्स जो होता है वो इनवेरिएंट होता है। अब अगर डबलेट की इमेज निकालनी हो, ठीक है, डबलेट की इमेज ऑफ डबलेट अगर लाइन के रेस्पेक्ट में निकालनी है तो वही होगा इक्वल डबलेट सिमेट्रिकली प्लेस। कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन में भी वही डबलेट मिलता है। ठीक है, लेकिन स्ट्रेंथ डिफरेंट हो सकती है। कन्फॉर्मल मैपिंग में डबलेट तो मिलेगा डबलेट की इमेज पे, लेकिन जो स्ट्रेंथ होती है वो डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, सोर्स में ऐसा नहीं हुआ, सोर्स में सेम मिलेगा। तो जो कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशंस हैं वो सोर्स को इक्वल सोर्स में करती हैं, सिंक को इक्वल सिंक में करती हैं और डबलेट को भी इक्वल डबलेट में चेंज करती हैं।
स्ट्रीमलाइन को स्ट्रीमलाइन में करती हैं, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी भी इनवेरिएंट रहती है, जो डब्ल्यू प्लेन में है वही, अगर हम नया प्लेन जाई प्लेन लें कंफॉर्मल मैपिंग के बाद जाई प्लेन में होगा, ठीक है। और कंफॉर्मल मैपिंग में कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल भी इनवेरिएंट होता है। ये सब लिख लोगे आप, ये तो बुक से लिख लेना। अब आते हैं हम, ये तो लाइन के अबाउट हो गई थी इमेज, इमेज विद रिगार्ड टू ए सर्कल। तो वैसे सिलेबस में ये है नहीं, लेकिन 2-4 छोटे से रिजल्ट हैं, ये याद रखने में बहुत आसान है, इसलिए कहा दिए इमेज विद रिगार्ड टू ए सर्कल, ठीक है। तो द इमेज सिस्टम फॉर ए सिंक, सॉरी फॉर ए सोर्स, द image system for a source outside a circle consists of an equal source at the inverse point, at the inverse point, and an equal sink at the center of the circle. तो देखो सोर्स ने क्या, उसने सर्कल ने क्या किया, सोर्स को सेम सोर्स में तो चेंज किया ही, जो कहाँ मिलेगा, दूसरा इन्वर्स पॉइंट पर, और उसको एक सिंक में भी चेंज कर दिया, और सिंक कहाँ मिलेगा, सेंटर पर, ठीक है। ऐसे अगर हम डबलेट की इमेज देखें सर्कल के रेस्पेक्ट में, तो दूसरा डबलेट मिलेगा जो इन्वर्स पॉइंट पे होगा, ठीक है। और जो दोनों डबलेट की एक्सिस होंगी वो सप्लीमेंट्री एंगल्स बनाएंगी, क्या बनाएंगी, सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। अब हम आते हैं मिलने थॉम्सन सर्कल थ्योरम। मिलने थॉम्सन सर्कल थ्योरम ये क्या कहती है, अगर इसका स्टेटमेंट बहुत बड़ा है, मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ। क्या कहता है ये, एफ जेड कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल फॉर ए फ्लो। एफ जेड क्या है, कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल है फॉर ए फ्लो, कैसे फ्लो के लिए, हैविंग नो रिजिड बाउंड्री, जिसमें कोई भी रिजिड बाउंड्री नहीं है, हैविंग नो रिजिड बाउंड्री नहीं है, हैविंग नो रिजिड बाउंड्री समझते हो ना। एंड सच दैट देयर आर नॉट सिंगुलरिटीज, और उसमें कोई सिंगुलरिटी भी नहीं है, एंड सच दैट देयर आर नॉट singularities of flow within the circle mod z equal to a, ठीक है। Then on introducing the solid circular cylinder, अगर हम उसमें नया सर्कुलर सिलेंडर इंट्रोड्यूस करते हैं, then on introducing the solid circular cylinder mod z equal to a, ये सर्कल की सिलेंडर की इक्वेशन क्या है, mod z equal to a in the flow द न्यू कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल, तो कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल चेंज हो जाएगा, और वो कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल क्या होगा, नई वाला वो होगा W इक्वल टू पुराने वाला एफ जेड था, उसमें एफ कॉन्जुगेट ऑफ ए स्क्वायर अपॉन जेड फॉर मोड जेड ग्रेटर देन इक्वल टू ए, ठीक है। ये हमने थॉम्सन सर्कल थ्योरम कहती है कि अगर हम किसी फ्लो में एक सर्कुलर सिलेंडर इंट्रोड्यूस करें तो जो नया कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल होगा वो किस तरह से चेंज होगा। ब्लासियस थ्योरम क्या कहती है, ये सब दोनों इम्पोर्टेंट थ्योरम है।
थ्योरम ऑफ ग्लासेस। इन ए स्टडी 2D इरोटेशनल मोशन, कैसी है? स्टडी है, 2 डायमेंशनल है और इरोटेशनल है। ठीक है। एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड अंडर नो एक्सटर्नल फोर्सेस। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड हो गया और नो एक्सटर्नल फोर्सेस, कोई भी एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं है। ठीक है। तो जो ये फ्लो है, ये इसका कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल W होगा, W इक्वल टू एच जेड। ठीक है। इस फ्लो का हमने जो कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल है वो W जेड मान लिया। इफ द प्रेशर थ्रस्ट ऑन द फिक्स सिलेंडर, इसमें सिलेंडर फिक्स्ड है, ऑफ एनी शेप, किसी भी शेप का। ठीक है। आर रिप्रेजेंटेड बाय ए फोर्स एक्स वाई एंड a couple of moment m about the origin of coordinates, then देखो जो प्रेशर थ्रस्ट है वो इस फोर्स से शो की गई है और कपल ऑफ मोमेंट m है। तो जो x माइनस आई वाई होगा, ठीक है, फोर्स का कॉन्जुगेट, ये कितना होगा 1/2 आई रो इंटीग्रेशन अलोंग सी डी डब्ल्यू ओवर डी जेड का स्क्वायर डी जेड। डब्ल्यू क्या था? वेलोसिटी पोटेंशियल, सॉरी कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल, ये एक्स माइनस आई वाई। ठीक है। और जो एम होगा यानी कि कपल ऑफ मोमेंट, वो क्या होगा? रियल पार्ट ऑफ -1/2 आई रो इंटीग्रेशन जेड डी डब्ल्यू ओवर डी जेड का होल स्क्वायर डी जेड। ठीक है, अलोंग सी। ये होगा ग्लासेस थ्योरम। ठीक है। ये सोर्स और सिंक पूरा हो गया है। अब हम इसमें आगे आते हैं, मोशन ऑफ स्फीयर। मोशन ऑफ ए स्फीयर। देखो, इस पूरा डेरिवेशन तो हम नहीं कर रहे हैं, बस मैं तो मेन चीज़ें बता रही हूँ। जब हम मोशन ऑफ स्फीयर का सॉल्यूशन डराइव करते हैं, उसकी इक्वेशंस बनाते हैं, तो उसमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है, कुछ बाउंड्री वैल्यू जो होती हैं, कंडीशंस होती है। तो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई कराते हुए जो हम सॉल्यूशन की फॉर्म लेते हैं, जो इनिशियल हम सॉल्यूशन लेते हैं वो इस फॉर्म का लेते हैं, फाई इक्वल टू ए आर प्लस बी अपॉन आर स्क्वायर कोस थीटा। ठीक है, इस तरह का लेते हैं हम सॉल्यूशन। अब अगर नंबर फर्स्ट तो स्फीयर है वो इनफाइनाइट मास के फ्लूइड जो अब हम जो निकालना चाहते हैं नया आर्टिकल वो है मोशन ऑफ ए स्फीयर ऑफ इनफाइनाइट, सॉरी, थ्रू एन infinite mass of a liquid at rest at infinity। ठीक है, मोशन ऑफ ए स्फीयर थ्रू एन इनफाइनाइट मास ऑफ ए लिक्विड एट रेस्ट एट इंफिनिटी। ठीक है, इसका देखते हैं। सबसे पहले तो इसका जो स्फीयर का सेंटर है वो कहाँ है? ओरिजिन, ओरिजिन एट सेंटर ऑफ
स्फीयर। ठीक है। एक्सिस ऑफ जेड इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, जेड एक्सिस की डायरेक्शन में है, मोशन डायरेक्शन में। ठीक है। वेलोसिटी ऑफ स्फीयर इज यू अलोंग जेड एक्सिस, स्फीयर की वेलोसिटी कितनी है, यू अलोंग जेड एक्सिस। तो इसमें हम कुछ कंडीशंस लेते हैं। पहली कंसिडरेशन क्या है कि जो फाई है वो लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई करता है, फाई सेटिस्फाइज लाप्लास इक्वेशन। दूसरी कंडीशन है बाउंड्री कंडीशंस। बाउंड्री कंडीशंस क्या है, एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर, एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर क्या है ये, आर इक्वल टू ए। ठीक है। नॉर्मल वेलोसिटी एट एनी पॉइंट ऑफ द स्फीयर, देखो एक तो ये कंडीशन हो गई, दूसरी कंडीशन है नॉर्मल वेलोसिटी एट एनी पॉइंट ऑफ स्फीयर, ये होगी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लिक्विड, वेलोसिटी ऑफ लिक्विड एट दैट पॉइंट, उसी पॉइंट पर इन दैट डायरेक्शन। ठीक है। यानी कि नॉर्मल वेलोसिटी यहाँ कितनी होती है, माइनस डेल फाई ओवर डेल आर, और ये किसके इक्वल होगा, यू कोस थीटा। ठीक है। व्हेन आर इक्वल टू ए। और जो तीसरी कंडीशन है वो है हमारी कि जो लिक्विड है एट रेस्ट एट इंफिनिटी, लिक्विड एट रेस्ट एट इंफिनिटी, यानी कि माइनस डेल फाई ओवर डेल आर इक्वल टू 0। ठीक है। तो इन सब कंडीशंस को यूज करके जब सॉल्यूशन आएगा वो आएगा फाई इक्वल टू 1/2 यू ए क्यू कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है। ये आता है फाई। इससे आप साई निकाल सकते हो, क्योंकि फाई और साई सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई करते हैं, तो इसलिए हम साई निकाल सकते हैं इससे। और जो इसमें लाइन्स ऑफ फ्लो आएंगी वो होंगी लाइन्स ऑफ फ्लो, ये आएंगी आर इक्वल टू सी साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब जो दूसरा आर्टिकल है इसमें वो है लिक्विड स्ट्रीमिंग पास्ट ए फिक्स्ड स्फीयर। देखो पहले तो स्फीयर की मोशन थी इस लिक्विड में, को अब लिक्विड की मोशन है स्फीयर में। ठीक है। और स्फीयर क्या है, एट रेस्ट, स्फीयर बी एट रेस्ट। हमने मान लिया कि जो लिक्विड है वो वेलोसिटी यू से नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस ऐसे फ्लो कर रहा है। तो इस केस में जो फाई आता है, फाई आएगा -1/2 यू ए क्यू कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर प्लस यू आर कोस थीटा। ठीक है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं इक्वल टू यू आर प्लस ए क्यूब अपॉन 2 आर स्क्वायर कोस थीटा। ठीक है। और जो लाइन्स ऑफ फ्लो होंगी इसमें, लाइन्स ऑफ फ्लो वो होंगे आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस ए क्यूब अपॉन आर क्यूब इक्वल टू सी। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक,
वोर्टेक्स मोशन। तो वोर्टेक्स मोशन में सबसे पहले हम पढ़ते हैं वोर्टिसिटी वेक्टर। वोर्टिसिटी वेक्टर। चलिए स्टार्ट करते हैं। वोर्टिसिटी वेक्टर ये क्या होता है? रोटेशनल मोशन के लिए एग्जिस्ट करता है। जब भी रोटेशनल मोशन होंगी तभी वोर्टिसिटी वेक्टर होगा। इरोटेशनल मोशन में नहीं होता ये। ठीक है, इसे हम ओमेगा से दिखाते हैं और ओमेगा ये किसके इक्वल होता है? कर्ल क्यू के इक्वल। ठीक है, इसे हम वोर्टिसिटी वेक्टर कहते हैं। ये एंगुलर वेलोसिटी भी मेजर करता है। ओमेगा ओमेगा भी तो कर्ल क्यू के इक्वल ही थी, तुमने पढ़ा होगा। ठीक है, इसके कंपोनेंट्स हम मान लेते हैं ओमेगा एक्स, ओमेगा वाई और ओमेगा जेड। कर्ल क्यू अगर आप निकालेंगे क्या हो जाएगा? कर्ल क्यू डेल क्रॉस क्यू। ठीक है, ये डेल क्रॉस क्यू करके आप आसानी से ओमेगा एक्स, ओमेगा वाई, ओमेगा जेड कंपेयर करके निकाल सकते हैं। तो ओमेगा एक्स क्या आएगा? देखो बहुत आसान है, साइक्लिक ऑर्डर में एक्स के रेस्पेक्ट में निकालना है तो डेल डब्ल्यू ओवर डेल वाई माइनस डेल वी ओवर डेल जेड। एक्स नहीं आएगा इसमें। ऐसे ही ओमेगा वाई क्या आ जाएगा? ओमेगा वाई आ जाएगा डेल यू अपॉन डेल जेड माइनस डेल डब्ल्यू ओवर डेल एक्स और ओमेगा जेड आएगा डेल वी ओवर डेल एक्स माइनस डेल यू ओवर डेल वाई। ये डेल वी है, ये हो गया। अगर हम 2D ले लें, 2D में क्या होगा? डब्ल्यू भी जीरो हो जाएगा, वेलोसिटी का डब्ल्यू कंपोनेंट। ठीक है, और जेड भी जीरो होगा। डब्ल्यू जीरो होगा तो ओमेगा एक्स भी जीरो होगा, ओमेगा वाई भी जीरो होगा। कौन बचेगा? सिर्फ ओमेगा जेड बचेगा, बस ओमेगा जेड एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, और उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी? परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ मोशन। ठीक है, इन्हें हम स्पिन कंपोनेंट्स भी बोलते हैं, ओमेगा एक्स, ओमेगा वाई और ओमेगा जेड को। अब हम आते हैं वोर्टेक्स लाइन। वोर्टेक्स लाइन क्या होती है? If a curve drawn in the fluid such that a curve, ये कर्व होता है in the fluid such that, किस तरह से? टेंजेंट टू इट, इस कर्व के ऊपर जो भी हम टेंजेंट बनाए, टेंजेंट टू इट at every point is in the direction of vorticity vector। क्या होता है वोर्टिसिटी लाइन? वोर्टेक्स लाइन क्या होती है? एक कर्व होता है, इस कर्व के हर एक पॉइंट में जब भी हम टेंजेंट बनाए तो वो टेंजेंट वोर्टिसिटी वेक्टर की डायरेक्शन में आएगी, हो गया वोर्टेक्स लाइन। ठीक है, जो ये वोर्टेक्स लाइन होती है ये प्लेन, जो मोशन का प्लेन है उसे ये परपेंडिकुलर होगी, और जो वोर्टेक्स लाइन होती है ये पैरेलल होती है। ठीक है, तो जो सभी वोर्टेक्स लाइन होंगी, वोर्टेक्स लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, और जो वोर्टेक्स लाइन्स होती हैं ये परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ मोशन, ये होता है। ठीक है, वोर्टेक्स ट्यूब क्या होती है? अगर हम किसी क्लोज कर्व पर, ये कोई क्लोज कर्व है, इसके हर एक पॉइंट पर हम वोर्टेक्स लाइन ड्रॉ करें, ठीक है, तो हमें स्पेस मिल जाएगा फ्लूइड में। उस स्पेस को हम क्या बोलते हैं? वोर्टेक्स ट्यूब। और जो इनफाइनाइटेसिमल क्रॉस सेक्शन की वोर्टेक्स ट्यूब होती है उसे बोलते हैं वोर्टेक्स फिलामेंट। ठीक है, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहले इन प्रॉपर्टीज को हम हेल्महोल्ट्ज थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। तो ये है वोर्टिसिटी थ्योरम। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि जब भी हम प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड
vorticity at any point in a vortex filament is constant. क्या? The product of cross section and vorticity at any point in a vortex filament is constant in the filament for all time when the forces are conservative and pressure is single valued function of density only. ठीक है, तो जो फोर्स है वो क्या है, कंजर्वेटिव है, और जो P है वो सिर्फ रो का फंक्शन है। P क्या है, रो का फंक्शन है। तो वोर्टिसिटी वोर्टिसिटी और क्रॉस सेक्शनल, यानी कि वोर्टिसिटी क्या हो गई ओमेगा, और क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा डेल्टा S1। इनकी प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहेगी किसी टाइम पर, ओमेगा 3 S3 एंड सो ऑन। ठीक है, अब हम आते हैं, ये जो प्रोडक्ट होती है क्रॉस सेक्शनल एरिया की और वोर्टिसिटी की, यानी कि ओमेगा डेल्टा, इसे हम क्या बोलते हैं, वोर्टेक्स ट्यूब की स्ट्रेंथ। क्या बोलते हैं इसे हम, स्ट्रेंथ ऑफ वोर्टेक्स ट्यूब। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी है, जो वोर्टेक्स लाइन्स होती हैं वो ना तो किसी वोर्टेक्स ट्यूब से हम उन्हें ओरिजिनेट कर सकते हैं और ना ही टर्मिनेट कर सकते हैं। वो कहाँ ओरिजिनेट या टर्मिनेट होंगी, बस एंड पॉइंट पे। मान लीजिए ये कोई वोर्टेक्स ट्यूब है, ठीक है, ये वोर्टेक्स लाइन्स हैं, तो ये ऐसा नहीं कि आप इसे यहीं पर एक ये इसे यहाँ पर एक करके नई लाइन ऐसे बना देना, ही ये यहीं से तो स्टार्ट होंगी और यहीं पे एंड पॉइंट एंड होगा इनका, जहाँ वोर्टेक्स ट्यूब का एंड और स्टार्ट है। बीच में से आप इन्हें ओरिजिनेट या टर्मिनेट नहीं कर सकते। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, वोर्टेक्स लाइन मूव अलोंग विद द लिक्विड। जैसे जैसे लिक्विड मूव करता है वोर्टेक्स लाइन भी मूव करती रहती है। ठीक है, यानी कि वो लिक्विड के उन्हीं एलिमेंट्स से कंपोज होती हैं। लेकिन इसके साथ ही कंडीशन ये है कि जो फोर्स हैं वो कंजर्वेटिव होने चाहिए और प्रेशर केवल डेंसिटी का ही फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, अब कुछ रिजल्ट्स हैं वो लिख लेते हैं। पहला रिजल्ट है, इसमें necessary and sufficient condition that the vortex line may be at right angles to the streamline, कि vortex lines और streamlines and streamlines ये right angled हो कब, जब जो वेलोसिटी कंपोनेंट्स हैं u v w ये किसके फंक्शन हो, डेल फाई ओवर डेल एक्स, डेल फाई ओवर डेल वाई और डेल फाई ओवर डेल जेड। ठीक है, इस तरह के फंक्शन हैं। सेकेंड रिजल्ट लिखिए, इन एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड द वोर्टिसिटी एट एवरी पॉइंट इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। क्या कहा इसने, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड में जो वोर्टिसिटी होती है वो मैग्नीट्यूड में और कांस्टेंट दोनों में ही किसी पॉइंट पर कांस्टेंट होती है। ठीक है, और ये जो थर्ड लिखिए, थर्ड क्या है, इनफाइनाइट अनबाउंडेड मास ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। ठीक है, इसमें जो सर्कुलेशन होता है इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, सर्कुलेशन टाइम से इंडिपेंडेंट हो, और जो हमारा इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है वो इनफाइनाइट अनबाउंडेड मास का है, तो जो एंगुलर वेलोसिटी W होगी वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, TS, यानी कि लेंथ ऑफ द एलिमेंट के। ठीक है, क्या कहा हमने इसमें, इनफाइनाइट अनबाउंडेड मास, ठीक है, ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। और जो सर्कुलेशन है वो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। तो जो एंगुलर वेलोसिटी है W या ओमेगा वो प्रोपोर्शनल टू ds, ds क्या है, लेंथ ऑफ द एलिमेंट, या फिर हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं W अपॉन ds इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, अब रिजल्ट लिखिए, ये क्या कहता है,
For straight and parallel vortex line, all vortex tubes are cylindrical. मतलब अगर आपके पास कैसी vortex line हो, straight, और ये सब कैसी हो, parallel, तो जो vortex tube होगी वो किस फॉर्म की होंगी, cylindrical फॉर्म की होंगी। ठीक है। और इन सिलेंडर्स का जनरेटर कहाँ होगा, जो इनका जनरेटर होगा वो होगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मोशन। ठीक है। किसी भी फिलामेंट के बाहर स्ट्रीम फंक्शन कितना होता है, जीरो। कितना होता है, जीरो। देखो नेवर स्टोक, आगे का जो टॉपिक है नेवर स्टोक इक्वेशन, वो तो खुद से ही देख लेना एक बार, बुक में ऐसा कुछ भी नहीं है जो बताया जा सके। नहीं ये पता चल रहा कि उनमें क्वेश्चन किस तरह का बना है, क्योंकि वो इक्वेशन अपने आप में इतनी बड़ी है। ठीक है। तो ये तो तुम अपने आप देख लेना। कुछ पूछना है। ठीक है। हाँ हाँ, समझ गए, ठीक है। ये तो, ये कुछ है भी नहीं समझने लायक, नहीं ये पता है इसमें इक्वेशन वो क्वेश्चन कैसे बनेगा। हाँ हाँ, इतना ही करना है। ठीक है। और तो बाकी सब शायद हो ही गया होगा। वेलोसिटी, पोटेंशियल, फंक्शन, ये सब तो हो गए ना, वोर्टिसिटी, वेक्टर सब हो गए होते हैं ना। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन सब हो गए। अच्छा, मोशन ऑफ सिलेंडर हो रहा है क्या बस। हाँ इसमें ना, इसमें कुछ नहीं करना, मोशन ऑफ सिलेंडर में भी बस ये करना है कि जैसे स्टीयर वाली इक्वेशन पढ़ी है ना हमने अभी, ठीक है, क्या क्या कंडीशन है, क्या उनकी इक्वेशन हो सकती है, बस वही दो तीन रिजल्ट हैं। मैं लिखवा देती हूँ 2 मिनट में जल्दी से सिलेंडर की भी। ठीक है। हाँ हाँ, ऐसे ही पढ़ना है मतलब सिलेंडर भी। ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो किसी को तो बता दो, नहीं बता देंगे। ठीक है। ठीक है चलो।